मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु मंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो जैसा कि मैं आप देख पा रही हूँ, आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम हो गया है। ये इन्वॉल्वमेंट इतना कम नहीं होना चाहिए। आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप उन वीडियोस को देखो, डाउट्स पूछो, कुछ समझ नहीं आया है तो वो बताओ। खैर, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। और आज है आपका प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमने अभी तक पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। आपके टोटल मार्क्स हैं 30। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। 15 क्वेश्चन इसका मतलब आपके पास रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 50%। अपने पेन और नोटबुक चाहे तो ला सकते हैं, आराम से उस पर लिखिए और लास्ट में अपने मार्क्स को जो है वो पूरा देखिए, कितने सही किए कितने गलत किए। आपको टाइमर भी दिया जाएगा, ऑनेस्ट रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टाइमर में आपको थोड़ा थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे सकता है, तो फिर भी जैसा आपके पास टाइमर है आप उसके साथ जो है वो कंटिन्यू करिएगा। जो जब स्टॉप हो गया तब स्टॉप कीजिएगा। ओके, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अल्फा अमेनिटिन जो है वो किसको इनहिबिट करता है? अल्फा अमेनिटिन किसको इनहिबिट करता है? ये मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ दिया, इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ने जा रही हूँ। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो थम जाइए, रुक जाइए। अल्फा अमेनिटिन किसको इनहिबिट करता है? देखिए, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है अल्फा अमेनिटिन के लिए रेजिस्टेंट होता है। 2 बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और 3 जो है वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं होता है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो इनहिबिट नहीं होता है। इसलिए हमारा आंसर बनेगा 2। तो इसलिए आंसर हो गया बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा। आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके साथ आपको आंसर भी देना है। तो आप आराम से अपना क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ओके, और उसी के साथ आपका टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन का आंसर करिए। समय सीमा समाप्त हो गई है। ठीक है, तो जो आपका 5 प्राइम कैप होता है एमआरएनए पे, वो क्यों रिक्वायर्ड होता है? आरएनए की स्टेबिलिटी के लिए, उसकी स्टेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट के लिए, या सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए, या मिथाइलेशन के लिए? तो 5 प्राइम कैप जो है आरएनए का, उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है। ठीक है, तो आरएनए का कैप स्टेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए ज़रूरी होता है। आंसर बनता है हमारा बी। और लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर टाइमर जो है आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता है तो फिर थोड़ा वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, आपका टाइमर शुरू हो चुका है।
तो देखिए जेनेटिक स्टडीज, रुक जाइए टाइम ओवर हो गया। जेनेटिक स्टडीज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट टाटा बाइंडिंग प्रोटीन म्यूटेंट सेल एक्सट्रैक्ट, जो म्यूटेंट है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का जो म्यूटेंट सेल एक्सट्रैक्ट है उसमें ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डेफिशिएंट होगा इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन फ्रॉम 3 प्रमोटर्स जो कि होते हैं क्लास 1, 2 एंड 3, क्लास 3 प्रमोटर्स। ठीक है, तो टाटा बाइंडिंग म्यूटेंट जो है वो क्या नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा हमारे 3 प्रमोटर से। अब ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं टाटा बाइंडिंग के फीचर्स को लेके, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही नहीं है। टाटा बाइंडिंग को जो है यूनिवर्सल बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर माना जाता है, बिल्कुल सही है। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आर्कियल जीन्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है, ये गलत है, रिक्वायर्ड होती है। क्या ये इन्वॉल्व होता है रिकॉग्नाइजिंग टाटा बॉक्स, तो हम जानते हैं टीबीपी का मतलब ही क्या है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, तो डेफिनेटली सी जो है वो सही है। क्या ये ऑपरेट कर, इट ऑपरेट एट ऑल द प्रमोटर रिगार्डलेस ऑफ दियर टाटा कंटेंट, तो ये गलत होगा। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ टाटा कंटेंट तो नहीं हो सकता। तो हमारे पास बी और डी स्टेटमेंट जो हैं गलत हैं, ए और सी जो हैं वो सही हैं। तो हमसे पूछा है कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो सही नहीं है, तो आंसर बनता है बी एंड डी, एंड ऑप्शन सी हमारे पास सही जवाब है। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आप विद इन टाइमर नहीं कर पा रहे हैं वहाँ आराम से आप क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो आपकी समय सीमा होती है स्मार्ट। होप आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका दिया होगा कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए टेम्पलेट और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट से, उसको क्या कहते हैं। यहाँ मैं और ऑप्शन तो रीड भी नहीं करूँगी, सीधा सा आपका आंसर बनता है ट्रांसक्रिप्शन बबल, उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, ट्रांसक्रिप्शन बबल, जहाँ पे डीएनए टेम्पलेट होगा। क्या आपको ट्रांसलेशनल बबल बनता है कोई, और उसमें क्या आपको डीएनए टेम्पलेट का ज़रूरत होता है ट्रांसलेशन के टाइम पे, नो ना। तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए टेम्पलेट और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो मिलके बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल, तो आंसर बनता है बी। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और ये थोड़ा टाइम आपको दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो और फिर समझ लो, और उसके बाद आपको थोड़ा और टाइम चाहिए तो वो आपके टाइमिंग के साथ मैच कर जाए, आप सही तरीके से जवाब लिख पाएँ अपनी कॉपी पे, अगर कन्फ्यूज़न है तो उसको भी दूर कर पाएँ। ओके, स्टॉप नाउ। तो जो लैक प्रेशर का बाइंडिंग होता है डीएनए के साथ, उसको किसके एनालोगस माना जाएगा, किसके एनालोगस होगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स के, मिक्स टाइप इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स, या एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स के। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनहिबिशन क्या होता है एंजाइम्स के इनहिबिशन के बारे में, उसके साथ ही आपने इसका आंसर ज़रूर सही दिया होगा। तो इसका सही आंसर बनता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। जो बाइंडिंग होता है लैक रिप्रेशर का डीएनए के साथ, वो एनालॉगस माना जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स के। ओके, तो हमारा आंसर बनता है ए। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
हर बार बोलती हूँ, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा टाइम लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, थोड़ा उसके बाद कंफ्यूजन होता है तो एक एक ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं। आपका टाइमर शुरू हो चुका है। रुक जाइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ज़रूर हुआ होगा इस क्वेश्चन को करते हुए। एनहांसर्स वो रीजन होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करते हैं, ऐसा होता है, या वो रीजन होते हैं जो बिल्कुल टाटा बॉक्स के एडजेसेंट होता है। ओके, एनहांसर्स आर द रीजन दैट आर एडजेसेंट टू द टाटा बॉक्स, ऐसा होता है, या फिर कैट बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं एनहांसर। बताइए क्या होता है। हमें पता है एनहांसर्स जो होंगे, साइलेंसर्स जो होंगे, हमारे पास कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं जो कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के साथ बाइंड करती हैं। वो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को मॉड्यूलेट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनता है, एनहांसर्स वो रीजन होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज के साथ तो नहीं बाइंड करते हैं, ये बाइंड करते हैं जो आपके पास कौन से सीक्वेंसेस होते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस कैट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या करेंगे, मॉड्यूलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। अब एक एक किसी पर्टिकुलर के साथ ही नहीं बाइंड करते, एनहांसर्स मॉड्यूलेट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो हमारा आंसर बनता है डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, फिर इसके ऑप्शंस को पढ़ना है और फिर सही से करना है। टाइम खत्म। आरएनए जो पॉलीमरेज होता है उसमें एक सिग्मा फैक्टर है, तो सिग्मा फैक्टर का क्या काम है, यह श्योर करता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रॉपर पॉइंट पे शुरू होगी। ओके, या अश्योर करता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रॉपर पॉइंट पे होगी, या ये अश्योर करता है कि ट्रांसलेशन सही पॉइंट पे शुरू हो या ट्रांसलेशन सही पॉइंट पे एंड हो। हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में अपना रोल प्ले करता है, और सिग्मा फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आरएनए पॉलीमरेज एज अ होलो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करता है, ठीक है। तो आपका हो गया यहाँ पे आंसर कि ये क्या श्योर करेगा, ट्रांसक्रिप्शन बिगन हो, शुरू हो एक प्रॉपर सही स्टार्ट पॉइंट पे। तो आंसर बनता है ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टाइम शुरू हो चुका है। टाइम होता है खत्म। देखिए,
वो दोनों प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में एक अडेनिन थायमिन रिच रीजन होता है जिसको कहा जाता है TA टाटा रीजन। ओके, बाकी तो मैं पढ़ूंगी भी नहीं बाकी। आई होप आपने सही जवाब दिया हो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमारे पास बनता है बी। आई होप आप लोगों की आंसर्स सबके बहुत सही हो रहे हैं, किसी का कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपका टाइमर शुरू हो चुका है, ध्यान से आंसर करिएगा इसका। ये क्वेश्चन पिछले कल जो CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था। तो देखिए, लैक्स जेड जीन का ट्रांसक्रिप्शन कब होगा। लैक्स जेड जो है वो क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या काम करेगा, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो जब ग्लूकोज, हमें पता है कि ग्लूकोज जब ज़्यादा होता है तो बैक्टीरिया का प्रेफर्ड जो फ्यूल के लिए जो उसको अच्छा लगता है कार्बन सोर्स, वो ग्लूकोज लगता है। तो ग्लूकोज जब भी हाई रहेगा, ठीक है, लैक्टोज का उस टाइम यूज़ नहीं होगा और लैक जेड जीन का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं होगा। इसीलिए जब भी ग्लूकोज ज़्यादा है मतलब नहीं बनता, ठीक है। माइनस मतलब नेगेटिव में है ग्लूकोज, नेगेटिव में है लैक्टोज, तब भी नहीं उतना मतलब बनता है कि सही तरीके से ट्रांसक्रिप्शन हो पाए। जब ग्लूकोज कम होगा और लैक्टोज ज़्यादा होगा तब लैक जेड जीन का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसीलिए हमारा आंसर बनता है डी। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए, आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम जो है इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन व्हिच इन्वॉल्व्स रिकॉग्निशन ऑफ -10 सीक्वेंसेस एंड -35 सीक्वेंसेस, या फिर सिर्फ -10 सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है या -35 को, या किसी को भी रिकॉग्नाइज करना है। अगर आपने सही से पिछले लेक्चर्स देखे हैं, मैं नहीं बताऊंगी, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे रिकॉग्निशन होता है -10 सीक्वेंसेस का और -35 सीक्वेंसेस का। आपको याद करना है और बताना है मुझे कि -10 सीक्वेंसेस पे आप क्या कोड देखते हैं, -35 सीक्वेंसेस पे आप क्या देखते हैं, किसको -35 सीक्वेंसेस, किसको -10 सीक्वेंसेस भी कहा जाता है। आप जब भी अपना स्कोर पोस्ट करेंगे आप ज़रूर ये आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, ये क्वेश्चन विद इन क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन भी है, तो ज़रूर इसका आंसर आपको देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आंसर हमारा हो जाता है ए। और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे।
टाइम खत्म। जीयूजी कोडिंग रीजन में होता है, किसके लिए कोड करेगा? जीयूजी बहुत सारे यू बैक्टीरिया में एक्ट करता है एज इनिशिएटर कोडोन। तो हमेशा जब भी इनिशिएटर कोडोन है यू बैक्टीरिया में कोड करता है फोमाइल मिथ्योनिन को, लेकिन जब ये कोडिंग रीजन में है तब कोड करता है वेलिन को। तो सही आंसर होता है यहाँ पे सी। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम होता है देखिए खत्म। हिटेरो पॉलीमर आपके पास दिया गया है जिसमें हाफ साइटोसिन है, 25 1/4 एडेनिन है, 1/4 ग्वानिन है। तो हम बोल सकते हैं कि 50% साइटोसिन है, 25% एडेनिन है, 25% ग्वानिन है। तो कितने डिफरेंट टाइप के ट्रिपलेट्स जो हैं वो इस सिंथेटिक आरएनए मॉलिक्यूल में बन सकते हैं, और कौन सा जो है वो सबसे फ्रीक्वेंट ट्रिपलेट रहेगा, और किस तरह से वो ट्रिपलेट जो है वो रह सकता है। तो ये आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास देखिए 3 हैं, 1 2 3। ट्रिपलेट भी 3 कोडोन होते हैं, उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड में इन तीनों में से कोई भी बेस हो सकता है। तो हम उसको 3 न्यूक्लियोटाइड पे 3 × 3 × 3 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जितने होते हैं फिर बेसिस पर न्यूक्लियोटाइड पे उन बेसिस में से कोई भी वहाँ पे हो सकता है। तो 3 × 3 हमारे पास बन जाता है 27 ट्रिपलेट। अब हमारे पास बी और डी ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, ए और सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास रहते हैं। अब सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? अब हमें पता है 50% तो सी ही है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर 27 ट्रिपलेट एंड सी सी जी, या 27 ट्रिपलेट एंड ए सी। देखिए पहली बात है कि 27 ट्रिपलेट्स हैं तो साफ सीधी बात है कि ज़्यादा उसमें सी सी का कंटेंट रहेगा। अगर यहाँ पे सी 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 ऑप्शन में होता और दूसरा ऑप्शन कोई ऐसा होता कि 27 ट्रिपलेट एंड सी सी सी, और ये है 27 ट्रिपलेट एंड सी सी जी, तो आप ऑप्शन चूज करते जिसमें तीनों के तीनों कोडोन पे सी 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 है। लेकिन हाँ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो 2 सी और 1 जी है, फिर भी 2 ए और सी से ज़्यादा फ्रीक्वेंट कौन सा रहेगा? 2 सी और जी। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे ए बनता है। और अगर आपको यहाँ पे आंसर दिखाया गया है डी, ओ ओके ओके ओके, तो इट्स मिस्टेक हेयर। यहाँ पे आपका डी मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे 2 ट्रिपलेट लिखा है, तो ये थोड़ा आप मिसअंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो ऑप्शन आप इसका सही ऑप्शन जो है फिर भी आप ए लेंगे, क्योंकि ट्रिपलेट जो है 27, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है 27 ट्रिपलेट्स और सी सी सी। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि 27 ट्रिपलेट्स और ट्रिपल सी होता, आंसर वही होता, लेकिन यहाँ आपके पास 27 ट्रिपलेट जो है वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, डी वाले में, ठीक। तो आपका ऑप्शन ए बनेगा। अगर आपने ए किया है तो आंसर ए ही रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को भी सही तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं जेनेटिक कोड में? 3। बेसिस कितने हैं? 3। तो 3 × 3 × 3 27 हो जाता है। साइटोसिन 50% है, एडेनिन 50% है, ग्वानिन 25% है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट कोडोन तो होगा सी सी सी, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या है? सी सी जी। तो हमारा ऑप्शन बनता है ए, ये नहीं आप लेंगे, ठीक है। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बोलोगे मैम हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। अरे गड़बड़ हो जाती है, इसके लिए तुम बोलने लगते हो कि फिर अरे ऐसा हो गया ना बच्चे। क्लियर नहीं हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। लेकिन बी पॉजिटिव वाइल कमेंटिंग, ओके, डोंट बी नेगेटिव।
यहाँ पे हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, सीधा सा आंसर है, आपको भी पता है कि सी यहाँ पे सही जवाब रहेगा। ये नेसेसरी कंपोनेंट नहीं होता है ट्रांसलेशन में, ये बाकी तीनों नेसेसरी कंपोनेंट है, इसलिए आंसर बनता है सी। तो देखिए, यूकैरियोटिक एमआरएनए बाइंडिंग टू राइबोसोम, यूकैरियोटिक एमआरएनए राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा और इसका फैसिलिटेशन करवाया जाता है सिन डेलगेनो सीक्वेंस से। तो देखिए, पहली बात, यूकैरियोटिक एमआरएनए में सिन डेलगेनो सीक्वेंस नहीं होता है। अगर आपने ट्रांसलेशन का जो मैंने फर्स्ट पार्ट बताया है वो पढ़ा है तो बिल्कुल आपको आंसर आना चाहिए, और मैंने उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी मेंशन किए हैं कि किन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की वजह से जो है वो राइबोसोम एमआरएनए के साथ बाइंड हो सकता है, एमआरएनए राइबोसोम के साथ बाइंड हो सकता है। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो 7 मिथाइल गुएनोसिन को रिकॉग्नाइज करेंगे और बाइंडिंग में हेल्प करेंगे। यहाँ पे यूकैरियोट्स में 7 मिथाइल गुएनोसिन कैप होता है, तो यही फैसिलिटेट करता है एमआरएनए और राइबोसोम की बाइंडिंग को। तो आंसर हमारा हो जाता है बी। हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। आई होप इसका आप बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे बिना कुछ गड़बड़ किए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें आपको ऐसे अननेसेसरी कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो जीडीपी बाउंड प्रोटीन होता है, जीडीपी बाउंड इनिशिएशन फैक्टर होता है, इनिशिएशन फैक्टर 2 प्रोकैरियोट्स में है, और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर अगर होता तो EIF इस तरह से लिखा जाता, और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 में भी आपको जो है वो जीडीपी बाउंड प्रोटीन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में आपका कौन सा है, प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2। तो आंसर आपका बनता है बी। उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं। वीडियो को हिट लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अरे करिए यार, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बता दीजिए।